हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल। तो आज हम एनपीए की श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए सरफासी एक्ट और आईबीसी लॉ और बैड बैंक को पढ़ेंगे। ये तीन कॉन्सेप्ट्स आज हम समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सरफासी एक्ट 2002 को पढ़ेंगे। 1991 में क्या हुआ था, जो नरसिम्हम कमेटी थी उसने डीआरटी यानी डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल के लिए रिकमेंडेशंस दी थी। इसी वजह से 1993 में डीआरटी को सेटअप करा गया। इसको सेटअप करने का रीज़न क्या था? जो बोरोवर्स होते थे, बोरोवर्स जब कुछ पैसा लोन उधारी पर लेते थे, फिर वो पैसा वो टाइमली वापस नहीं कर पाते थे। इसकी वजह से एनपीए क्रिएट होते थे। और जब भी जो उनका असेट होता था, जो वो बैंक्स में एज अ कोलेटरल जमा करते थे, और जब बैंक्स उससे अपना पैसा रिकवर करने की कोशिश करते थे, तो वो ऑर्डिनरी कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स ले आते थे। जब स्टे ऑर्डर ले आते थे तो बैंक्स क्या करते थे, उस एसेट से अपना जो पैसा है वो निकाल नहीं पाते थे। तो इसी वजह से 1993 में डीआरटी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल को इस्टेब्लिश करा गया। इसकी वजह से जो ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं अब लोन रिकवरी में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ क्या हुआ, कुछ समय बाद डीआरटी को स्ट्रेंथन करने की बात चली कि हाँ भाई, अब डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल को थोड़ा स्ट्रेंथन करना चाहिए, पावर देना चाहिए, जिसकी वजह से ये और अच्छे से काम कर पाए। इसी वजह से सरफासी एक्ट 2002 इनेक्ट करा गया। तो सरफासी एक्ट में क्या हुआ, अब इसमें क्या था कि लेंडर जो है सीधा सीधा जो असेट जो है उसको एज अ कोलेटरल रखा गया है उसको अटैच कर सकता है, यानी छीन सकता है, ऑक्शन कर सकता है उसका। अगर कोई कंपनी गिरवी पे कुछ रखता है तो उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको भी चेंज कर सकता है। अगर मान लो बोरोवर को स्टे ऑर्डर लाना है तो सबसे पहले अपील किसके पास करेगा? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास। अगर भैया डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल हेल्प नहीं करता है तो लोग जाएंगे डेट रिकवरी एपलेट ट्राइब्यूनल के पास। जो बोरोवर है वो डेट रिकवरी एपलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा। पर ये होशियार इंसान ये क्या कहेगा, भैया 50% जो लोन तुमने लिया है और जो चुका नहीं पा रहे हो वो तुरंत के तुरंत 50% उसका चुका दो भी। ये भी भैया साथ नहीं दे रहा है तो आखिरी में बोरोवर किसके पास जाएगा? हाई कोर्ट के पास जाएगा। इसमें क्या है कि इस एक्ट का यूज़ कौन कौन कर सकते हैं? ऑल टाइप ऑफ बैंक्स, बी इट कॉमर्शियल बैंक्स, बी इट कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? जिनके पास असेट 100 करोड़ या उससे ज़्यादा का है और उनका जो लोन है जो जितना दिया है वो 20 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ऐसे एनबीएफसी सरफासी एक्ट का यूज़ कर सकते हैं और अपना लोन रिकवर कर सकते हैं। ये जो एक्ट है, सरफासी एक्ट है, ये फार्म लोन्स पे अप्लाई नहीं होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान रखना है। इसमें एक लिमिटेशन है कि इसमें रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती लोन की। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि भैया एक लोन लिया है हमने तो वो 1 साल के लिए है, 1 साल बाद हमें चुकता करना है 10% इंटरेस्ट के साथ में। बट रिस्ट्रक्चरिंग में क्या होगा, जो वही लोन है, हालांकि उसकी टाइम अवधि बढ़ा दी जाएगी, 2 ईयर में भैया तुम वापस कर दो, 5% इंटरेस्ट दे दो। मतलब कि टाइम और उसका इंटरेस्ट रेट रिस्ट्रक्चरिंग में लोन का चेंज कर दिया जाता है। इसी वजह से आईबीसी 2016 इनेक्ट करा गया। आईबीसी 2016 में रिस्ट्रक्चरिंग का एक प्रोविज़न है। तो अब आईबीसी को पढ़ते हैं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो था 2016 में आया, ये क्या करता है, क्रेडिटर्स को 2 भाग में डिवाइड कर देता है, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर कौन कौन आता है? बैंक्स आते हैं, एनबीएफसी आते हैं, होम बायर्स आते हैं, ईटीसी। और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं वो क्या आते हैं? सैलरीड पर्सन, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स। इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर में जो होते हैं, ये जो लोग होते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर के लोग, ये जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर में बैठते हैं, जो कि आईबीसी की प्रोसीडिंग में भाग लेते हैं, ठीक, और इसको इनिशिएट करते हैं। पर ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जो हैं ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में नहीं बैठते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो होते हैं वो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठते हैं,
जो कि रिस्पॉन्सिबल है आईबीसी की प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने के लिए। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स इस कमेटी में नहीं बैठते हैं। अब आईबीसी के अंदर किसके किसके खिलाफ हम मतलब ये चीज़ इनिशिएट कर सकते हैं, आईबीसी का यूज़ कर सकते हैं? इंडिविजुअल के खिलाफ, कंपनी के खिलाफ, पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ। इसको इनिशिएट करने के लिए हमें किसके पास पहुंचना ज़रूरी है? तो एनसीएलटी यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास में ये प्रोसीडिंग को इनिशिएट करेगा। एनसीएलटी क्या है? एनसीएलटी क्या करेगा कि एनसीएलटी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, 2016 में इस्टेब्लिश हुई थी इराडी कमेटी के रिकमेंडेशन पे। किसके अंडर है? कंपनीज एक्ट के अंदर है। अब भैया जब जो लेंडर्स हैं वो दौड़ते हुए आए एनसीएलटी के पास, उन्होंने कहा भैया हमारा पैसा वापस नहीं मिल रहा है, हम आपको एप्लीकेशन दे रहे हैं और ये जो आईबीसी के अंदर प्रोसीडिंग है लोन रिकवर करने की उसको इनिशिएट कर दो आप। ठीक है, तो एनसीएलटी कहेगा ठीक है, हम 14 दिन के अंदर तुम्हें बताएंगे कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, रिजेक्ट हुई है। जब तक ये एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का प्रोसीजर चलता रहता है, इधर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होते हैं इसी के अंडर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं, एक रेजोल्यूशन तैयार करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं फिनेंशियल क्रेडिटर्स को, जो कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में बैठते हैं। ठीक, तो ये लोग क्या करेंगे, वोट करेंगे कि यहाँ रेजोल्यूशन एक्सेप्ट करना चाहिए। रेजोल्यूशन में रीस्ट्रक्चरिंग होती है लोन की एक तरीके से, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो इसमें वोट होगा भाई, वोट किस बेसिस पर बंदे के पास होगा कि उनका कितना अमाउंट है उस लोन में। ठीक है, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो रेजोल्यूशन कंटिन्यू होगा, यानी कि लोन रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर रिजेक्ट करते हैं तो आईपी जो है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो लिक्विडेट कर देगा एसेट को। इसके आईबीसी के अंदर अपील स्ट्रक्चर क्या है? अगर बोरोवर इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, तो वो अपील करेगा डीआरटी यानी कि डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, जो कि सरफासी एक्ट के अंदर है। और अगर कोई कंपनी है तो वो एनक्लेट के पास अपील करेगा, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल के अंदर। ठीक है, आईबीसी किस पे एप्लीकेबल नहीं है? विलफुल डिफ़ॉल्टर के अंदर और इनकैपेबल डिफ़ॉल्टर। विलफुल मतलब जिनके पास पैसा है वो देना नहीं चाहते हैं, इनकैपेबल डिफ़ॉल्टर जिनके पास पैसा ही नहीं है और दे भी नहीं सकते हैं। अब इसी के साथ बैड बैंक को पढ़ते हैं। बैड बैंक कॉम्बिनेशन कहा गया है NARCL का और IDRCL का। हालांकि ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बेसिस पर हैं, तो क्लियर नहीं बताया गया है कि ये कंबाइंड बैड बैंक हैं या फिर अलग अलग इन्हें बैड बैंक कहा गया है। इसमें ये क्यों लाया गया आखिरकार? बहुत लार्ज साइज़ के जो असेट होते हैं उनको कभी कभी आईबीसी और सरफासी के अंदर सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 ने क्या रिकमेंड करा? बैड बैंक्स को रिकमेंड करा कि हाँ भैया इन्हें लाओ, जो लार्ज एसेट्स हैं उनकी रिकवरी इनके थ्रू करा जाएगा। तो बैड बैंक्स क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं जो बैड एनपीए और बैड लोन्स हैं और उनसे जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। बजट 2021 ने क्या करा? उसने कहा कि एआरसी जो है असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इनको इस्टेब्लिश करो। और ये क्या है, इनको थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब एआरसी एंड एएमसी क्या है, ये इस्टेब्लिश करने की बात कही है बजट 2021 ने। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ इनको इस्टेब्लिश करने में, इन्हें बैंक से ही अपने पैसे से इस्टेब्लिश करेंगे। तो जो अभी हमने आपको बैड बैंक के बारे में बताया NARCL और IDRCL, तो ये NARCL ही असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है और IDRCL ही AMC है, यानी कि असेट मैनेजमेंट कंपनी। इसमें क्या होगा, ये कंपनी मान लो, ठीक है, अब ये कंपनी है घाटे में क्योंकि इसका लोन नहीं मिला है। अब जो असेट इसके पास आया है, अब वो बैड लोन असेट क्या करेगा, NARCL को बेच देगा। NARCL का काम है सिर्फ बैड लोन्स को ख़रीदना, सिर्फ बैड लोन्स को ख़रीदना। अब ये क्या करेगा, यही असेट जो है बैड लोन असेट है वो IDRCL जो कि असेट मैनेजमेंट कंपनी है उसे ट्रांसफ़र कर देगा। अब इसका काम क्या है कि इससे जो लोन है इससे अपने लॉस को रिकवर करना। ठीक है, ये IDRCL का काम है। NARCL का काम क्या है, लोन को जो है ख़रीदना। IDRCL का काम क्या है कि लोन को रिकवर करना, फिर जितना पैसा ये रिकवर करेगा ये कंपनी को दे देगा।
इससे कंपनी के एनपीए कम हो जाएंगे क्योंकि लोन इन्हें मिल जाएगा। आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू।